नमस्कार मित्रों, मैं हूं शिवम सिंह और स्वागत है आप सभी का शिवम एकेडमिया पे। हम इस चैनल पे यूपीपीसीएस से रिलेटेड जितने भी टेस्ट सीरीज मार्केट में अवेलेबल हैं उसकी व्याख्या सहित मैं प्रस्तुत करूंगा आप सभी लोगों के बीच में। तो इसमें सबसे जो विश्वसनीय टेस्ट सीरीज मानी जाती है यूपीपीसीएस में वो है यूपी पीसीएस मंत्रा का। किसका? पीसीएस मंत्रा का। तो उसके टेस्ट सीरीज को हम सॉल्व करेंगे आज। ये जो है टेस्ट सीरीज आपके पॉलिटी से स्टार्ट मैं कर रहा हूँ और पॉलिटी से 150 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं इस टेस्ट सीरीज में और टेस्ट सीरीज नंबर 3 है। तो आप इसको अटेम्प्ट करें और देखें कितना क्वेश्चन सही हो रहा है और जो क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसको नोट डाउन जरूर करें। चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। और सबसे पहला जो प्रश्न है आपका, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लूँ, शायद आप स्पष्ट दिखे, शायद आप क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो कह रहा है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कंपनी के राजनीतिक व वाणिज्यिक कार्यों को पृथक किया गया था? आपको पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट से ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं और 1781 फिर पीस इंडिया एक्ट के माध्यम से, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है, इसी के माध्यम से राजनीतिक व वाणिज्यिक को क्या कर दिया गया था? पृथक कर दिया गया था। और इंग्लैंड के 6 सदस्यीय एक नियंत्रण बनाया गया था जिसकी स्थापना की गई थी। और इसी एक्ट में पहली बार द्वैध शासन की, जो द्वैध शासन है हमारा, ठीक है, क्या है, जो द्वैध शासन है और उसकी उसकी अवधारणा आई और यहीं से क्या हो, द्वैध शासन की अवधारणा आई। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अभी। चलिए ठीक है, कह रहा है ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान की प्रस्तावना में विधायिका की शक्ति का स्रोत उसकी शक्तियों का प्रतिबंध लगा सकती है? बिल्कुल नहीं लगा सकती भैया, ये तो गलत बात है। ठीक है, दूसरा, संविधान की प्रस्तावना न्यायोचित है? नहीं भैया, न्यायोचित नहीं है। इसकी व्यवस्था को न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है? बिल्कुल नहीं दी जा सकती। यानी दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत हैं। और देखते हैं क्या पूछा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन चुनाव के लिए सही करें। तो देखिए भैया, दोनों कथन सही हैं, गलत हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए ठीक, कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक पर विचार कीजिए। ठीक है, जर्मनी के संविधान से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, कनाडा के संविधान से लिया गया, या उपयुक्त में से कहीं नहीं लिया गया है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, मैं अगर बात कर लूँ तो ये जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आप क्या करिएगा, एक स्रोत वाली जो लिस्ट होती है ना, स्रोत की लिस्ट को जरूर याद करिए। ये क्वेश्चन जरूर आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। और कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही जो समवर्ती सूची है, संसद में दोनों सदनों की जो बैठक होती है, वो ऑस्ट्रेलिया से विचार से लिया गया है। इस तरह इसके अतिरिक्त अगर देखें तो जो समवर्ती सूची या समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो ये चीज़ें ख्याल रखेंगे और नेक्स्ट में जब भी ऐसी प्रश्न आए तो ध्यान रखेंगे। संसद के दोनों संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं, हाँ, निम्नलिखित में से संविधान के कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रबंध करता है? देखिए, आर्टिकल नंबर 24 कह रहा है, तो ये तो आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहा है। लेकिन अनुच्छेद 330 अगर देखें, 330 देखें तो ये बात करता है कि जो लोकसभा में 543 जो सीटें हैं उसमें आरक्षित की जाएंगी और अनुसूचित जाति के लिए टोटल 84 सीटें। और वहीं बात करें तो अनुसूचित जनजाति के लिए, एससी के लिए इतने, और एसटी के लिए अगर बात करें तो 47 स्थान अनुच्छेद किए जाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 332 क्या कहता है? विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण की पालन करता है। यानी एक तरह से मोटे तौर पे देखें तो 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 330 अगर देखें तो लोकसभा में एससी और एसटी के सीटों का आरक्षण की बात करता है। अगर 332 देखें तो ये विधानसभा में एससी और एसटी के सीटों के आरक्षण की बात करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है, हाँ, ध्यान दें,
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सुमेलित है या नहीं है, ये आप तभी जान पाएंगे जब इसमें बात कही जाएगी। ठीक है, तो कह रहा है कि अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पे महाभियोग, बिल्कुल इम्पीचमेंट के बारे में बात कही गई है। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति, बिल्कुल सही बात कही गई है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता की बात कही गई है। अरे नहीं भैया, ये तो बात कही गई है किसमें, किसमें बात कही गई है? ये तो आर्टिकल नंबर 57 में बात कही गई है। और 56 में ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताई गई है। वो कितने वर्ष के लिए राष्ट्रपति हो सकते हैं? कितने वर्ष के लिए हो सकते हैं भैया? 5 साल के लिए हो सकते हैं। उनकी मिनिमम आपकी नहीं होनी चाहिए, 35 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत है। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 55 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में बात कर रहा है, एकदम बिल्कुल सही बात है। 61 आपको याद हो गया महाभियोग पे, 123 अध्यादेश जारी करने पे, 56 याद रखना है कि राष्ट्रपति की अवधि के बारे में बात करता है, और 57 क्या बात करता है? राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बात करता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। हाँ, 6 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल नागरिक होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य नियुक्त होने की योग्यता रखनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी बात कही नहीं जाती है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं कही जाती है, ध्यान रहे। एक से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, ये तो बात कही गई है 1956 के एक अधिनियम के माध्यम से, और राज्यपाल से संबंधित 1957 में ये बात कही गई है सारी चीज़ें। और राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, और सॉरी राज्यपाल बनने के लिए, और उसकी मिनिमम आय 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ध्यान दें, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? भारत का प्रधानमंत्री अनिवार्य रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। अरे बिल्कुल नहीं भैया, ये तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए हो सकता है। ठीक है, तो ये पहला ही स्टेटमेंट क्या हो जा सही है। ठीक है, लेकिन देख लेते हैं। उप प्रधानमंत्री का पद असंवैधानिक है, बिल्कुल सही बात है। संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, बिल्कुल सही। यानी ये दोनों ऑप्शन सही हैं, तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7 का ए। चलिए, कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसदीय स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए कितने दिन के अंदर भैया? कब? 6 माह के भीतर, 6 सप्ताह के भीतर, 14 दिन के भीतर, 90 दिन के भीतर? बताइए क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश जारी, मतलब अध्यादेशों की स्वीकृति मिलनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। और इस प्रकार राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश की अधिकतम जो अवधि होती है 6 महीने, या संसद की मंजूरी न मिलने पे यथास्थिति में 6 सप्ताह की होती है। अगर संसद की सहमति मिल गई तो 6 माह की हो जाएगा, अगर नहीं मिलती है तो 6 सप्ताह के लिए ही मान्य होगा। वही चीज़ें इसमें पूछा गया है। चलिए, कह रहा है भारत में राज्यपाल के संदर्भ में सत्य कथन को बताइए। ठीक है, यह लोकसभा से अधिक शक्तिशाली है, बिल्कुल बात नहीं। यह संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तावित करती है, कौन? राज्यसभा। बताइए, करती तो है क्या? नहीं। यह केंद्र के हस्तक्षेप में राज्यों की रक्षा करती है, बिल्कुल, इसीलिए तो बनाया गया है राज्यसभा, कि क्या करे, वो राज्य की प्रतिनिधित्व करे। ठीक है, और उसमें राज्यों की रक्षा के बारे में बात करती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान अपनी प्रकृति में आंशिक रूप से लचीला व कठोर दोनों है, बिल्कुल बात कहता है। कहता है यानी कथन सही है। कारण देखते हैं, संविधान के उपबंधों को संसद, ठीक है, राज्य विधानमंडल दोनों ही संशोधित कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं भैया, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
एक सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान संशोधन में गलत युग्म को चयन कीजिए। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, उम्र को 21 से घटा के 18 कर दिया गया, बिल्कुल सही बात कहता है। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी, बिल्कुल सही बात। 101 संविधान संशोधन जीएसटी के अनुच्छेदों को संशोधित किया गया था, बिल्कुल सही बात है। यानी भैया 3 ऑप्शन सही हैं तो चौथा अपने आप गलत हो जाएगा ना। क्या कह रहा है, 91वां में मंत्री बनने की योग्यता से नहीं है, बल्कि यह प्रावधान किया गया था, ये प्रोविजन किया गया था कि केंद्र व राज्य मंत्रियों की कुल संख्या, जो केंद्र है ना, इसे मान लीजिए कि 543 सीटें हैं, 543 सीटों में जो मंत्री बनते हैं, चाहे राज्य मंत्री बनते हैं, उसकी अधिकतम जो स्वीकृति मिलनी चाहिए वो 15% होनी चाहिए टोटल सीटों का। ठीक है, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। ये 91वां संविधान संशोधन में बताया गया था, न कि मंत्री बनने की योग्यता संबंधित है। ठीक, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, बिल्कुल सही बात है। इसमें बात भी कही गई है EICI 324 के माध्यम से। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकार है, बिल्कुल सही बात है। स्थानीय निकायों का चुनाव भारत चुनाव आयोग तो संपन्न कराता है। अरे नहीं भैया, ये तो राज्य चुनाव आयोग कराता है ना स्थानीय को, तो ये बात तो गलत है। अब पूछा क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ये स्टेटमेंट गलत है। तो कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। कौन सही नहीं है भैया, ऑप्शन नंबर 3। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें राजनीतिक पार्टियों के लिए आवश्यक है। बिल्कुल देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन सही है। ठीक है, 4 या 4 से अधिक राज्यों के कुल वैध मतों का 6% या लोकसभा की 4 सीटें, एकदम बिल्कुल बात सही कह रहा है। निर्वाचन आयोग द्वारा 4 राज्यों में राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त क्षेत्रीय राजनीतिक दल, बिल्कुल सही बात कह रहा है। यदि कोई पार्टी कम से कम 3 विभिन्न राज्यों को मिला के लोकसभा की 2% सीटें जीतती है तो भी, या उपयुक्त में से सही है। यानी ये सारे स्टेटमेंट क्या हैं, अपने आप में सही हैं। ठीक है, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए इनमें से कोई तो हो ही ना होना चाहिए। तो 4 स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, चलिए अब हम बात आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कि भारत का न्यायवादी भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी है, इसके संबंध में क्या सही नहीं है। तो देखिए, महान्यायवादी आर्टिकल नंबर अगर 76 के बारे में बात करें तो ये राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है, इसका अपॉइंटमेंट किया जाता है और ये राष्ट्रपति के प्रयास पर्यंत ही रहता है। बात क्लियर है। और महान्यायवादी को देखिए क्या बोलता है, भारत का महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। वह अपने पद के आधार पर महान्यायवादी को संसद सदस्य के विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। बिल्कुल, महान्यायवादी को केवल राज्यसभा में तथा उसकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है। महान्यायवादी को दोनों सदनों में, न केवल राज्यसभा में, वो लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की कार्रवाइयों में क्या कर सकता है, भाग ले सकता है, लेने का अधिकारी है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, केवल लिखने की वजह से राज्यसभा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, जो कि यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप चौथा देख लेते हैं। चौथा देख लेते हैं, कह रहा है कि महान्यायवादी भारत सरकार के विरुद्ध न तो सलाह दे सकता है और न ही भारत सरकार के विरुद्ध वकालत कर सकता है। यानी एक बात और कही जाती है महान्यायवादी के सिलसिले में, मैं बता दूं कि ये क्या कर सकता है, क्या प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, हाँ प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन भारत सरकार के विरुद्ध कोई वकालत नहीं करेगा। ठीक है, अगर भारत सरकार संबंधित केसेस नहीं लड़ेगा, उससे संबंधित अगर कोई भी है तो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है और इसकी जो सैलरी होती है वो राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। क्लियर पॉइंट। और ये भारत का मुख्य विधि अधिकारी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
लिखिए, नियंत्रण महालेखा प्रशिक्षण के संबंध में ध्यान देंगे। अगर बात करें सीएजी के बारे में तो आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए 148 आर्टिकल के माध्यम से क्या कह रहा है कि यह किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित करने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद पर त्याग दे सकता है। 15 का 1 सेकेंड, दे सकता है वो किसी समय चाहे तब राष्ट्रपति को क्या कर सकता है, अपना त्यागपत्र दे सकता है। उसे अनुच्छेद 66 के तहत महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। क्या भैया, उसको किसके द्वारा हटाया जा सकता है? नहीं भैया, 66 के द्वारा नहीं, 148(1) महालेखा के पद उसी रीति द्वारा हटाया जा सकता है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, न कि आर्टिकल नंबर 66 के माध्यम से। भैया इस स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ना। 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने लेने या 6 वर्ष तक के पूर्वकाल होने के पूर्व पद ही दिया जा सकता है। यानी अगर कहें, अगर मान लीजिए कि वो 65 साल का से अधिक नहीं और 6 साल तक ही रह सकता है। मान लीजिए अगर एक सीएजी है, एक सीएजी किसी को मान लीजिए जिसकी उम्र अभी 57 साल की है, ठीक है, तो उनको 6 साल के लिए किया जाएगा। तो 6 साल कितना हो जाएगा भैया? 63 साल के, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी सीएजी की उम्र 63 साल है तो उनको 6 साल के लिए अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, लेकिन वो 65 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इनका कार्यकाल कितने साल का हो जाएगा? 2 साल बस कार्यकाल होगा और उसके बाद रिटायर हो जाएंगे। क्लियर है पॉइंट? अब नेक्स्ट, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। अनुच्छेद 315 सुमेलित नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के बारे में बात करता है, बिल्कुल सही बात करता है। 316 राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बात करता है, बिल्कुल सही बात कहता है। अनुच्छेद 331 एससी और एसटी के आरक्षण के बारे में बात करता है। अरे भैया नहीं, 331 में उल्लेख है कि यदि राष्ट्रपति को यह लगता है कि उनकी राय यदि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वो लोकसभा में 2 या 2 से अनाधिक नाम का मनोनयन कर सकता है, लेकिन इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। अरे भैया लोकसभा में बताया 330 और विधानमंडल में 332 पे आरक्षण की बात करता है, और 31 मैंने बता दिया कि क्या किस बात करता है। ओके, ये स्टेटमेंट गलत है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं अनुच्छेद 329 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, एकदम बिल्कुल सही बात है। चलिए, मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देख लेते हैं। इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, बिल्कुल दी जा सकती है। यह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? अरे नहीं भैया, ये भारतीय नागरिकों को नहीं प्राप्त है, ये भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को प्राप्त है। अनुच्छेद 20 और 21 भारतीय नागरिकों के साथ साथ, कौन भैया? 20 और 21 देखेंगे तो भारतीय नागरिकों के साथ विदेशी नागरिकों को भी ये प्रदान किया गया है। तो यही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। आपातकाल के दौरान इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। इसका उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है, बिल्कुल। और यहाँ तक मैं बता दूँ, ये आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक इसका प्रोविजन किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो देखिए सुमेलित वाली बात कह रहा है, और जब सुमेलित वाली बात करता है तो हमको देखना पड़ेगा कि क्या करता है। देखिए अनुच्छेद 40 समान कार्य के लिए समान वेतन के बारे में बात करता है। अरे बिल्कुल नहीं भैया, ये तो पंचायत गठन के बारे में बात करता है। किसके बारे में? पंचायत के गठन के बारे में बात करता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा नंबर कह रहा है अनुच्छेद 43 कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार। अरे नहीं भैया, ये कहता है 43 नंबर कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी के बारे में बात करता है। यह किसके बारे में बात करता है? निर्वाह मजदूरी के बारे में बात करता है, न कि कुछ दशाओं में काम पाने के। बात करता है कि 48 अनुसूचित जातियों के हितों की संवर्धन करने के लिए। अरे भैया ये भी बात नहीं कहता है। ये क्या कहता है? 48 नंबर क्या कहता है कि कृषि व पशुपालन का संगठन होना चाहिए, यानी कृषि एवं पशुपालन, किसका?
पशुपालन का संगठन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संगठन होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये भी देखो, ये तीनों स्टेटमेंट मैंने गलत है बता दिया। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक होने की बात कहती है, ये बिल्कुल सही बात कहा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें दोस्तों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। 19 नंबर आर्टिकल, 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? अरे किसके माध्यम से किया गया था भैया, हमें जरा बताएं। चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, भारत शासन अधिनियम 1858 और भारत परिषद अधिनियम 1861। तो मैं बता दूं आपको कि जब 1857 की क्रांति हुई तो कंपनी के जो अधिकार थे उसको छीन के ब्रिटिश कंपनी को दे दिया, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट को दे दिया गया था। वहाँ से कंट्रोलिंग हो गया। अब यहाँ से भारतीयों को अब इसके जो भी कार्य का नीतियाँ होंगी उसमें जोड़ा जाएगा। अब कहा गया कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, और अध्यादेश आपातकाल के समय में 6 माह तक प्रभावी रहेगा। और इस अधिनियम में कुछ प्रमुख क्या कहे गए बात कही गई, उसमें क्या था कि भारतीयों को शासन में भागीदारी देने का प्रयत्न किया जाएगा। बिल्कुल। दूसरे नंबर पे कहा गया कि केंद्रीय कार्यकारिणी के 5वें सदस्य के रूप में विधि वक्ता होना अनिवार्य है। लॉर्ड कैनिंग द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। अगर पूछा जाए कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो वो लॉर्ड कैनिंग ने की थी। और किस परिषद के द्वारा की गई थी, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से किया गया था। और यही बात कही गई थी, केंद्रीकरण की जगह विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई जाएगी। अगर यही डायरेक्ट पूछ दे केंद्रीकरण की जगह विकेंद्रीकरण की नीति किस एक्ट के माध्यम से शुरू किया गया था, तो आपको याद रखना है भारत परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से। ठीक है, इतनी जानकारी आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहता है। सही कथन करना। संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता और राज्य को अस्तित्व की गारंटी दी जाती है। क्या ये बात कहीं कहीं है क्या? हमको नहीं लगता है। चलिए देखते हैं। बिना राज्यों की अनुमति से संसद किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकती। अरे कर सकती है भैया, कर सकती है। कोई जरूरी थोड़ी ना उनसे पूछने जाएंगे। ठीक है, पिताजी कोई काम करते हैं तो बेटा से पूछ के करते हैं, नहीं करते हैं, ध्यान रहे। मैं बता दूँ थोड़ा सा। अगर संसद कोई अधिकार होता है कि वो राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम में परिवर्तन करने और सीमाओं को परिवर्तन करने के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति से कदम उठा सकती है। संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता और राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है, यानी नहीं दी गई है। अगर इसमें नहीं होता तो ये आज स्टेटमेंट सही होता है, लेकिन नहीं दी गई है। और विभक्त राज्यों को अविभाज्य संघ है। संघ राज्य को समाप्त कर सकती है, किंतु राज्य संघ के समाप्त नहीं कर सकते। राज्य संघ नहीं समाप्त करती, संघ राज्य को समाप्त कर सकती है, ये अधिकार है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, यानी न तो एक सही है और न ही दो सही। चलिए निम्नलिखित में से 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण को प्रदर्शित करती है? कौन सी करती है भैया? ऑप्शन नंबर 21 देखिएगा। एकात्मक लक्षण की प्रदर्शित करने का एक ही है, वो है राज्यपाल की नियुक्ति। लिखित संविधान से कोई मतलब नहीं है, संविधान की सर्वोच्चता से कोई मतलब नहीं है, संसद में राज्यसभा की उपस्थिति से कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात का है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति के प्रयास पत्र होता है। जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक राज्यपाल क्या करता है, उस राज्य का राज्यपाल बना रहता है। यह भारतीय संविधान का एक एकात्मक लक्षण है, बिल्कुल। और एकात्मक लक्षण के अन्य विलक्षण गिने जा सकते हैं, जैसे इकहरी नागरिकता से संबंधित में एकीकृत न्याय व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में, और आपातकालीन उपबंध और अखिल भारतीय सेवाएं, ये कहीं ना कहीं क्या है कि एकात्मक लक्षण के प्रदर्शित होते हैं। जब किसी राज्य में सिचुएशन खराब होता है तो वहाँ के राज्यपाल ही क्या करते हैं, उसकी सूचना राष्ट्रपति को देते हैं और उसमें जो भी कार्रवाई करनी होती की जाती है। और इसके साथ साथ एक जो राज्यपाल होता है वो उस राज्य का नहीं होता है, दूसरे राज्य के किसी मतलब पर्सन को, मतलब व्यक्ति को उस राज्य के राज्यपाल को बनाया जाता है। ये भी ध्यान रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता त्याग किस प्रकार से हो सकती है? त्याग करना है तो त्याग कर लीजिए ना, वो किसी अन्य नागरिक की नागरिकता को ग्रहण करने से बिल्कुल कर सकते हैं भैया, ग्रहण करना कोई दिक्कत नहीं, किसी पूछने जाता है नहीं ना। नागरिकता त्याग कर बिल्कुल भारत सरकार द्वारा वंचित किए जाने पर उपयुक्त में से सब सही। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है, चलिए कह रहा है निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को भावनाओं का अस्थायी कूड़ा घर कहा था? किसने कहा था? केटी शाह, टीटी कृष्णा मंचारी, ठीक है, केसी विलियर, आइवर जेनसिन, किसने कहा था? बताइए तो। अरे भाई टीटी कृष्ण जी ने कृष्ण मंचारी ने कहा था कि भावनाओं का अस्थायी तो पूरा याद कर लेना है, ये स्टेटमेंट राइट है तो याद कर लेना है। कह रहा है कि संविधान की 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? यह प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया था। किसके माध्यम से जोड़ा गया था? 1951 के माध्यम से जोड़ा गया था, और इसमें भूमि सुधार से संबंधित बात कही गई है। वहीं देखें तो 10वीं अनुसूची कब से जोड़ा गया था? याद होना चाहिए आपके 52वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, वैसे हम देख लेंगे 11 और 12 भी देख लेंगे आगे चल के। भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है भाई? देखते हैं। केवल लोकसभा के प्रस्ताव पारित करके, केवल राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करके, संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित करके, या संसद की संयुक्त बैठक में प्रस्ताव पारित करके। तो देखिए, एक मैं चीज़ बता दूं कि जब उपराष्ट्रपति के पद से हटाने की बात होती है तो वह केवल राज्यसभा के प्रस्ताव पारित करके भी क्या कहता है, उनको हटाया जा सकता है। अगर राज्यसभा में अगर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, परंतु इसके लिए लोकसभा की सहमति और 14 दिन पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है। राज्यसभा यह शक्ति उसके अनन्य शक्ति के अंतर्गत आती है, क्योंकि लोकसभा को यह अधिकार प्राप्त नहीं होता है, इसलिए राज्यसभा क्या करती है, उसके पद से हटा सकती है, बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन लोकसभा की सहमति और 14 दिन पूर्व नोटिस देते हैं तो ये बात बन सकती है। लोकसभा में इसको अधिकार प्राप्त नहीं है कि उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अभी बताइए। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का कार्यालय से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि के संबंधित है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल के कार्य प्राधिकारी के रूप में है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना संबंधित है। तो 155 में राज्यपाल को हटाने संबंधित नहीं है, उसकी नियुक्ति से संबंधित है। किसके? राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, न कि हटाने से संबंधित है। यानी यही ऑप्शन तो क्या है आपका गलत है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। प्राक्कलन समिति को लघु लोकसभा कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल बात कही जाती है। इसके सदस्य का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणी मति द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही बात कहते हैं। जब ऐसी स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट सही है, और बात ये हो जाती है कि ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है, तो उस कंडीशन में आप इनके बीच में क्योंकि लगा के अगर देखेंगे तो क्या ये बात सही होती है? अगर स्पष्ट आती है तो हाँ, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, तो गलत है, व्याख्या नहीं करती है। देख लेते हैं। प्राक्कलन समिति को लघु लोकसभा कहा जाता है क्योंकि सदस्य का अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संक्रमिति द्वारा किया जाता नहीं। ये पूरा स्टेटमेंट बैठ नहीं रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ए और दोनों सही है, परंतु ए और आर की सही व्याख्या नहीं करते हैं। चलिए 28 नंबर पे चलते हैं। कह रहे हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
क्या कहता है भाई? भारतीय संसद समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही बात कहता है। लोकसभा विकसित होते ही उसका पद मतलब उसका पद स्वतः रिक्त हो जाता है। बिल्कुल बात सही कहता है। यह दल बदल उपबंधों के आधार पर किसी सदस्य की निरर्हता के प्रश्न पर निवारण कर सकता है। हाँ, कर सकता है। अच्छा, ये बात गलत हो गई, थोड़ा सा समझ आते हैं। लोकसभा विकसित होते ही उसका पद स्वतः रिक्त नहीं होता है। अगर हम देखें एक आर्टिकल देखें, थोड़ा सा याद करें, तो 94 नंबर आर्टिकल ये बात कहता है जब लोकसभा विघटन होता है तो अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता, तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो नई लोकसभा की बैठक का पद धारण करता है। तो ये कथन क्या है? सत्य है, सत्य नहीं है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट। किसी विधेयक को धन विधेयक कहा जा सकता है यदि उसमें निहित है। क्या निहित है? देखते हैं। यदि किसी कर का अधिरोपण साधन वो विनिमय किया जाए। बिल्कुल। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए ऋण का विनिमय हो। बिल्कुल। भारत की संचित निधि से धन का विनिमय हो। बिल्कुल। तो ये सारे चार स्टेटमेंट क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाए। क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यवस्था संसदीय शासन से संबंधित नहीं है? कौन सी तय है? नाम मात्र का कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व, गोपनीयता का सिद्धांत। ये तो सब संबंधित है ना एक व्यवस्था संसदीय से। ठीक है। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, यही तो नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। चलिए 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 31 कि राष्ट्रपति आपातकाल के समय राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति किसी भी विषय पर राज्यों को निर्देशित कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति शासन की स्थिति में राज्य की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति ग्रहण करता है। बिल्कुल। वित्तीय आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति किसी भी राज्य के कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर सकती है। ये बिल्कुल बात कही जाती है। और ये अगर देखें तो अनुच्छेद 356 में राज्यों की शासन लगाए जाने के संबंध में बात कही जाती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है। चलिए अब आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन को। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान ले लिया। बिल्कुल सही बात कहता है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोग के अधिशासी परिषद में शामिल होते हैं। बिल्कुल। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। बिल्कुल। तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसमें कोई देखने वाली बात नहीं है। चलिए पहले ही कह रहा है गलत कथन का चुनाव कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब तक कुल 3 बार अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया है। पहला 7वें, 24वें, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। बिल्कुल बात सही कह रही है। याद कर लीजिएगा कि अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया है, जो 7वें, 24वें और 42वें संविधान संशोधन किया गया है। सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब, याद रखेंगे, पंजाब सरकार में वाद विवाद में संविधान संशोधन की समिति किया गया था। बिल्कुल। 69वें में संशोधन दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया। बिल्कुल। बात ये कही जा रही है कि संविधान संशोधन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने हेतु राष्ट्रपति की पूर्व सहमति होती है। ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। क्या कहा गया है? ध्यान रहे कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। जब भी संविधान संशोधन संबंधित प्रक्रिया
अगर बात करें तो अनुच्छेद 368 में दी गई है और संविधान संशोधन विधेयक में किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। देखिए, यही एक ऐसा अनुच्छेद है संविधान संशोधन में जिसको राज्यसभा और लोकसभा में दोनों को समान अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, और कहा जाता है विधेयक दोनों में साधारण या विशेष बहुमत से पारित किया जा सकता है। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, चलिए 34 नंबर देख लेते हैं। थोड़ा सा जूम आउट हो रहा है, दिक्कत हो रही है कि दल बदल विरोधी कानून 1985। ठीक है, कहा गया है कि दल बदल के आधार पर अयोग्यता के बारे में कुछ प्रावधान किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? सत्य नहीं यानी गलत है, असत्य नहीं तो चेक कर लेते हैं। यह कानून के तहत संसद या राज्य विधानमंडल ऐसे निर्दलीय सदस्य को अयोग्य ठहरा दिया जाएगा यदि वो अपने चुनाव के बाद किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होते हैं। बिल्कुल, इस कानून के तहत सभापति या अध्यक्ष दल बदल निरोध कानून प्रभावित नहीं रहता। अरे भाई रहता है, ये गलत बात कह रहा है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा जिसने लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद के लिए चुना जाने पर अपनी राजनीतिक पद से इस्तीफा दिया है। बिल्कुल सही बात है। यानी इसका राइट ऑप्शन अगर 34 का देखें तो 34 का गलत ऑप्शन जो हो जा रहा है वो बी हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है, थोड़ी सी हम अगर व्याख्या करें तो देखिए, अगर दल बदल कानून के तहत जब अयोग्यता का मामला का प्रश्न स्वयं किसी संसद या राज्य विधानसभा के सभापति या अध्यक्ष से हो तो वहाँ उसका निर्णय सदन का वह सदस्य करेगा जिसे संसद के किसी काम के लिए चुना गया हो। इस तरह से राज्य सभा के उपसभापति या विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति सभी इस कानून के दायरे में आते हैं और ये प्रभावी नहीं होता। तभी मैंने बोला है कि प्रभावी क्यों नहीं होते हैं, उसकी व्याख्या मैंने कर दी। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी करते हैं नहीं तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। चलिए देखिए, अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के प्रावधान के बारे में बात करता है। ठीक है, बिल्कुल बात करता है। अनुच्छेद 340 पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बात करता है। हाँ, अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियों के बारे में। अनुच्छेद 342 पिछड़ा वर्ग की जातियों से संबंधित है। अरे भाई, 342 में ये बात कही गई है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के बारे में कोई परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 342 में बात करें तो राष्ट्रपति की यह शक्ति प्राप्त है कि वो प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के परामर्श करके एक सूची बनाए और संसद उस सूची पे पुनरीक्षण कर सकती है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं तो अनुसूचित जातियों के बारे में अगर बात करें तो 341 बात करता है, मतलब एसटी के बारे में, न कि ओबीसी के बारे में। चलिए, कह रहा है कौन सा संविधान संशोधन भारत भाषा संबंधित 8वीं अनुसूची भाषाओं की संख्या में वृद्धि से नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है, ध्यान दें। तो 21वां संविधान संशोधन, दूसरा है 13वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है? देखिए, ये अगर राइट ऑप्शन देखें तो 13वां है जिससे संबंधित नहीं है। अगर मैं देखूं तो 13वां संविधान संशोधन अगर देखें तो नागालैंड जो राज्य है उसको मतलब राज्य बनाने के संबंधित है। अन्य विकल्प 8वीं अनुसूची से संबंधित हैं। और कैसे संबंधित हैं थोड़ा सा ध्यान दें कि 21वां संविधान संशोधन अगर देखें इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। 71वां संविधान संशोधन में एक आती है नमक, ठीक है, तो जिसको बोलते हैं नेपाली, कांकोड़ी, कोकोड़ी और मणिपुरी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी 71वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन से
याद रहे कि मैथिली, बाडो, डोगरी, संथाली भाषा जोड़ी गई थी। तो 13वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है भैया? अरे भैया नागालैंड को एक नया राज्य देने के संबंध में। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो इससे संबंधित नहीं। और तीनों क्या है? संबंधित किससे हैं? भाषा से संबंधित हैं। याद रहे कि ये भाषा संबंधित 14 भाषाओं को और 6 भाषाएं बाद में फिर जोड़ी गई थी, इससे संबंधित है। याद हो गया? चलिए 37 नंबर कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विवाद का समाधान सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकारी के तहत करता है? अपीली अधिकारिकता, रिट अधिकारिकता, सलाहकारी अधिकारिकता, मूल अधिकारिकता। जरा बताइए तो 37 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? मूल अधिकारिता के माध्यम से केस करता है। ठीक है, चलो 38 नंबर देखते हैं क्या कहता है। चलिए, संसद सर्वोच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है? नहीं कर सकती है। ठीक है, नहीं कर सकती है। दूसरा, संसद संघ सूची से जुड़े विषयों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारिकता देने के लिए विधि पारित कर सकती है? हाँ, ये कर सकती है। यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा कथन 2 सही है, पर कथन 1 गलत है। नेक्स्ट, चलिए 39 नंबर कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैग भारत सरकार की लेखा परीक्षण की रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत करता है? ठीक है, करता है कि नहीं करता है? नहीं करता भैया। कैग राष्ट्रपति की सलाह देता है कि वो केंद्र और राज्य की लेखा के प्रारूपों को किस रूप में रखा जाए? बिल्कुल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर बात करें तो कैग भारत लेखा के प्रश्न राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति क्या करता है? लोकसभा में करता है, न कि कैग सीधे क्या करता है? लोकसभा में प्रस्तुत करता है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? बिल्कुल बात सही कही जा रही है। ठीक है, महान्यायवादी किसी संसदीय समिति का सदस्य बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। महान्यायवादी को संसद सदस्यों के बराबर विशेषाधिकार प्राप्त है? बिल्कुल। और इसके आर्टिकल नंबर 76 में बात कही जाती है, याद रखना। तो तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। विधि का शासन, ठीक है, अच्छा सुमेलित नहीं है। चलिए, विधि का शासन, समवर्ती सूची, मूल कर्तव्य, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 41 नंबर का देखेंगे हम। देखिए, विधि का शासन नहीं, गलत है। ठीक है, ध्यान रहे, सुमेलित नहीं है। विधि का शासन संयुक्त राज्य अमेरिका से नहीं, समवर्ती सूची अभी बात किया था ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ से लिया गया है। याद आ रहा है कुछ? तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 41 का डी। निम्नलिखित पे विचार कीजिए। ठीक है, कौन? 42 नंबर पे। ठीक है, अनुच्छेद 343 संघ की भाषा संबंधित है, 345 राज्य की भाषा संबंधित है, 348 न्यायपालिका की भाषा संबंधित है। और तीनों स्टेटमेंट क्या है? अपने आप में सही है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, 343 से लेकर 351 तक ये भाषा संबंधित बात कही जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से, ध्यान रहे कि निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1973 के बाद विषय जो 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? ठीक है, तो कौन से केस हैं भाई, ध्यान रखना। तो कुछ याद आ रहा होगा तो मैं बता दूं आपको।
कि मेनका गांधी बना भारत संघ, मिनर्वा मिल बना भारत संघ, इंदिरा गांधी बना राजनारायणवाद, या वामन राव बना भारत संघ। देखिए ये इसी में बात कही थी वामन राव बनाम संघ, जो कि 1981 में बात कही गई थी। और इसी में बात ये कही गई थी, कोर्ट ने कहा था कि जो भी विषय 1973 की 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, याद रखना। ठीक है, हाँ आ जाते हैं ऑप्शन नंबर 44 पे। संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। ठीक है, बात कही जा रही है राष्ट्रपति की शक्तियों को कुछ सीमित करने का प्रयास किया गया। हाँ, संविधान संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया है। हाँ, और उपयुक्त 42वां संविधान संशोधन में सब सही है, बिल्कुल चारों के चारों ऑप्शन, तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट 45 नंबर, निम्नलिखित पे विचार कीजिए। वित्त आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, राज्य सूचना आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, कह रहा है उपयुक्त में से संवैधानिक आयोग नहीं है। तो देखिए सतर्कता आयोग और राज्य सूचना आयोग, इस दोनों की संवैधानिक नहीं है। और ये अगर अनुसूचित बात करें तो 338 अगर देखें ABC और 280 देखें तो ये संवैधानिक आयोग है और ये दोनों नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 और 3। नेक्स्ट, कहा गया कि संविधान संशोधन के माध्यम से निर्धारित किया गया कि आर्थिक NEWS पिछड़े लोगों के सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो कौन संविधान संशोधन से कहा गया था, 46 का। तो ये कहा गया था 103वां संविधान संशोधन और 2019 में ये बात कही गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा एक पूर्णतः नामांकित निकाय है। इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से हुआ था। सदस्यों का चुनाव सीमित मताधिकार से हुआ है। तो 47 नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कथन सही है। संविधान सभा एक पूर्णतः नामित निकाय है, अरे बिल्कुल बात नहीं कही गई है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि द्वारा हो, बिल्कुल सही बात कही। सभा के सदस्यों का चुनाव सीमित मताधिकार से होता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 47 का B। नेक्स्ट, अड़तालीस नंबर देखिए। ठीक है, राज्य और उनके संगठन के संबंध में सही बात कही है। ये सिक्किम कब जोड़ा गया था, बताइएगा कौन सा सही है। सिक्किम गठन अगर देखें तो 1975 में हुआ था। नागालैंड अभी हमने बताया था कि 1963 में जोड़ा गया था। 13वां संविधान संशोधन कुछ याद आ रहा है अभी जस्ट। ठीक है, गुजरात 1960 से संबंधित, एक ही राइट ऑप्शन है इसका। हिमाचल प्रदेश अगर देखा जाए तो 75 की जगह नहीं 1971 से जोड़ा गया था। क्या बात क्लियर है, एक बार मैं स्पष्ट कर दूं। सिक्किम जो है वो 75 से जोड़ा गया, हिमाचल कब जो है 1971 से जोड़ा गया, नागालैंड 63 में जोड़ा गया, 13वां संविधान संशोधन अभी जस्ट बताया था, और गुजरात 1960 के माध्यम से जोड़ा गया। तो यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आने वाले अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, जरा बात बताइएगा। तो देखिए ये तीनों क्या है, आपातकाल से संबंधित 2, 352, 356 और 360 आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 358 ये बात कहता है, जिसमें 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, यदि राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आने वाले स्वतः निलंबित हो जाते हैं। जब 358 लगता है, आपात लगता है, इसके अंतर्गत 19 के विचार अभिव्यक्ति से संबंधित अधिकार दिए गए हैं, जो केवल भारतीय नागरिकों से संबंधित हैं, इसलिए बात कही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट,
यदि राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है तो निम्न में से क्या संभावना नहीं है? संबंधित राज्य की विधान सभा निलंबित हो सकती है, ठीक है, नहीं। संसद उस राज्य की राज्य सूची पर कानून बना सकती है। अच्छा, एक सेकंड। हाँ, संसद राज्य की विधानसभा को निलंबित कर सकती है, बिल्कुल। संसद उस राज्य के राज्य सूची पर कानून बना सकती है, बिल्कुल। उस राज्य के अनुच्छेद 19 निलंबित हो सकते हैं। अरे नहीं भाई, ये तो 358 में बात कही गई है, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्य के लिए राज्य सूची के विषय पर अधिसूचना जारी कर सकता है, बिल्कुल। राष्ट्र नंबर क्या है? सी गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है। पहला अनुसूची राज्य और संघ सूची के बारे में बात करता है। तीसरी अनुसूची किसके बारे में बात करता है भाई? शपथ और प्रतिज्ञा से संबंधित। दूसरा वेतन संबंधित। पांचवी अनुसूचित वेतन पेंशन से भत्ते संबंधित है। अरे नहीं भाई, पांचवी तो ये बात कहता है कि अनुसूचित जाति, क्षेत्रीय अनुसूचित जाति के प्रबंधन व नियंत्रण के बारे में बात करता है। तो ये तो अगर बात करें, यही तो हमने कहा था कि दो में बात कहती है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सातवीं अनुसूची में केंद्र राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा, ये बिल्कुल सही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो 52 देखेंगे। भारत का न्याय, ठीक है, न्यायवादी बात करता है 56 में। राज्यसभा की संरचना अगर बात करें तो किस में बात करता है? अनुच्छेद 69 में। नहीं भाई, ये तो 80 बात करता है। और 69 में क्या कहता है कि संसद के गठन, यानी संसद के गठन से संबंधित बात करता है। यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। वित्तीय 112, धन विधेयक 117, ठीक है बात दोनों। चलिए, 53 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तो थोड़ा सा दिक्कत हो जा रही है, क्षमा चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। 53 नंबर, बिल्कुल बात कही जाती है। संयुक्त बैठक प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई जाती है। अरे नहीं भाई, संयुक्त बैठक प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं बुलाई जाती है, ये तो स्टेटमेंट गलत है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रपति या स्वयं करते हैं। अरे भाई, ये भी तो नहीं करते हैं। अगर मैं बता दूं, जब भी साधारण विधेयक द्वारा दोनों सदनों के बीच में गतिरोध हो तो राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है उस विधेयक पे मतदान करने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए। और अधिवेशन में लोकसभा, यानी देखो लोकसभा क्या करता है? इसकी अध्यक्षता करता है और इसकी संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओनली ए। निम्नलिखित में कौन सी समितियां पंचायती राज से संबंधित हैं? ठीक है, 54 देखते हैं। पंचायती राज से संबंधित है के सनातन समिति, ठीक है, जो 1965 में हुई थी, जो पंचायती चुनाव के मामले में सुझाव दिया था। वहीं बात करें जी रामचंद्रन समिति, जी रामचंद्रन समिति जो 1966 में आई थी, ठीक है, और जो बात कही थी पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्रों के मामले में सुझाव दिया था। और वहीं बात करें श्रीमती दया चौबे समिति, श्रीमती दया चौबे समिति जो 1976 में आया था, और इसमें बात कही गई थी सामुदायिक विकास और पंचायती राज सुझाव के उद्देश्य से किया गया था। ठीक है, तो ये स्थूगन समिति, ये बात कही गई थी कब आया था बेटा? ये 1988 में आया गया था और प्रशासनिक ढांचे जांच करने के उद्देश्य से लिया गया था। ये क्या कहें तो चारों के चारों जो समितियां दी गई हैं ये पंचायती राज से संबंधित हैं। याद रखें, ये 1965, ये 1966, ठीक है, ये 1976, ये 1981, ये 88, बताइए जरा, तो 88 बात कहे थे, ठीक, याद रखना है। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
अनुच्छेद 107 के अनुसार लोकसभा के विघटन और लंबित विधेयकों को पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में कथन है। लोकसभा में लंबित कुछ विधेयक समाप्त नहीं होते। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा में पारित नहीं किया जा सकता समाप्त हो जाए। क्या कह रहा है कि कथन सत्य है। देखिए भाई, अगर हम बात करें थोड़ा सा 107 में, लोकसभा में लंबित सभी विधेयक समाप्त हो जाते हैं, नहीं है तो हो जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा में लंबित विधेयक उन्हें लोकसभा में पारित नहीं किया जाता है तो समाप्त नहीं होते। ठीक है, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यसभा में लंबित को समाप्त हो जाता है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसमें से कोई नहीं राइट ऑप्शन हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैच करना है। ठीक है, 56 नंबर देखते हैं। तो कह रहा है अनुच्छेद 98 ये बात कहता है कि संसद का सचिवालय के बारे में बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 101 कहता है कि सभापति व अध्यक्ष के निर्वाचन मंडल की बात करता है। अनुच्छेद 102 ये बात कहता है कि संसद के सदस्यों की निहिता क्या है, और 105 कहता है संसद के विशेषाधिकार के बारे में। ठीक है, तो हम यही लिख देते हैं। इस पे देखें तो 4, इस पे देखें तो 3, और इस पे देखें तो 2, और इस पे देखें तो 1। 4 3 2 1 यही ऑप्शन हो जाएगा। 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। चलिए राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के संबंध में कथन सत्य हैं। कौन से कथन सत्य हैं ये आपको देखना पड़ेगा। 57 नंबर में देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उसकी अनुमति के बिना किसी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। हाँ, बिल्कुल सही बात है। किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए राज्यपाल भारत सरकार के संचित निधि से अग्रिम ले सकता है? नहीं, अग्रिम नहीं ले सकता है। ठीक है, ठीक है। ले सकता है लेकिन भारत के संचित निधि से नहीं ले सकता। ठीक है, किससे ले सकता है? देखो, बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनाया था जिसने बनाया था। या भारत के संचित निधि से ले सकता है, लेकिन राज्य की संचित निधि से। ठीक है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ठीक है, देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स अगर सही से नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए ध्यान दीजिए। विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसकी स्थापना व उन्मूलन का अधिकार 169 के तहत संसद को है। ठीक है, 58 देखते हैं। ये बात तो कही गई है कि विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 2/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अरे भैया, पहला ये कह रहा है ना, 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और परंतु 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कुछ चीज़ें अपवाद है, उसको ध्यान में रखें। इसके 1/12 सदस्य का चुनाव कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक कर चुके व्यक्ति द्वारा होना चाहिए। एकदम बिल्कुल सही बात कर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या कर रहा है कि एक को दूसरे मिलाइए। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। अनुच्छेद 339 को ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दिल्ली से, यानी 4 पहला नंबर हो गया। 339 ख ये किससे संबंधित है? पांडुचेरी से, यानी 3। ठीक है, 371 घ ये बात करता है, ये बात करता है
आंध्र प्रदेश से, यानी 2। और 371 को बात करता है नागालैंड से, यानी 4 3 2 1। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक है। बताइए। सत्य पूछ रहा है, नहीं बताना आवश्यक है, नहीं, गलत पूछ रहा है, गलत कह रहा है ना। यदि निंदा प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्याग देना आवश्यक है। बताइए। 60 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन में भाग लेती है? ध्यान रहे, अगर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं पूरी व्याख्या करते हुए चलूं या जो इससे संबंधित थोड़ी थोड़ी पॉइंट को बता दूं, क्योंकि ये टेस्ट है ना, तो टेस्ट ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो सब बात करिएगा हमें। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि राज्य विधानसभा में निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन में भाग लेती है, जरा बताइए। तो 61 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति में, बिल्कुल। राज्यसभा के सदस्य, उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सदस्य में। देखिए, राज्य विधानसभा में निम्नलिखित में से किसने निर्वाचन में भाग लेती है? भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य और ये वाले भाग नहीं लेते हैं। ये वाला ऑप्शन कट हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीनों। ठीक है, चलिए। संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 और 371 और तक कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य संविधान के भाग 21 से संबंधित हैं? कौन से संबंधित है भैया? देखना जरा तो। सी, ऑप्शन नंबर। देखिए, मणिपुर है, बात क्लियर है, तेलंगाना है, मिजोरम है, गोवा है, ठीक है, कर्नाटक, ठीक है, त्रिपुरा और मेघालय नहीं है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। नेक्स्ट, ठीक है, 63 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विदेश जाने का अधिकार, सड़क पर व्यापार करने का अधिकार, आश्रय का अधिकार, निःशुल्क खाद्य सामग्री पाने का अधिकार उपयुक्त में से अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकारों में सम्मिलित है? बता दीजिए जरा हमको। तो देखिए, विदेश जाने का है, आश्रय का अधिकार है, निःशुल्क खाद्य सामग्री पाने का अधिकार है, लेकिन सड़क पर व्यापार करने का अधिकार ये नहीं है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? हाँ या ना? चलिए, ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? ठीक है, इसमें से देखना है आपको। 64 नंबर का राइट ऑप्शन क्या है? ठीक है, ये देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, याद है, ये भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्या ये भी प्राप्त है? जरा बता दीजिए तो हमको। ये दोनों प्राप्त है, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सब। ठीक है, 65। निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशित तत्व गांधीवादी नीति निर्देशित तत्व से संबंधित नहीं है? पंचायतों का गठन है भैया उनसे संबंधित। पोषण व जीवन को ऊंचा करना, ठीक है, ये भी संबंधित है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की रक्षा करना, बिल्कुल।
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि, ये गांधीवादी विचारधारा की नहीं है, यह ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर 65 का डी। ठीक है, यह उत्तर नीति के नेतृत्व में आता है ये। ठीक है, चलिए 66 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल कर्तव्यों के बारे में सही नहीं है? उन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सप्रस्तुति पर संविधान में जोड़ा गया था। उन्हें 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। इसका सोर्स सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। इसे संविधान के भाग 4 को में रखा गया है। 66 का बता दीजिए तो। सही नहीं है, ये तो बात सही है कि स्वर्ण सिंह समिति से किया गया था। इसका सोर्स सोवियत संघ से लिया गया। इसका संविधान के भाग 4 को में रखा गया। ठीक है, और 44वें संविधान संशोधन नहीं जोड़ा गया था भैया, 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था और 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 67, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय विधान का नहीं है? संघीय विधान का नहीं है। लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, आपातकाल की घोषणा। तो यही आपातकाल की घोषणा जो है संघीय संविधान का नहीं है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, राज्य विधानमंडल ध्यान रहे। ठीक है, कह रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बल्कि राज्यपाल द्वारा किए जाते हैं, नहीं भैया गलत है। ठीक है, राज्य विधानमंडल वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की विस्तार नहीं कर सकती। एक उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार केवल एक राज्य तक होता है। गलत, कुछ भी इसमें कौन सा कथन, कोई कथन सही नहीं है इसमें, सब कथन गलत दिए हैं भैया। ठीक है, यही स्टेटमेंट रख जाएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है आपका। निम्नलिखित कथनों में केंद्र राज्य से संबंधित नहीं है। ठीक है, वैकिंठ चलाया समिति संबंधित है, शीतलवाड़ समिति है, राजमन्नार समिति है। राधा कृष्ण जो समिति है वो केंद्र राज्य से संबंधित नहीं है। सभी समितियां केंद्र के साथ संबंधित हैं। ये वाला ऑप्शन नहीं सही है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश की थी कि मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की व्यवस्था की जाए? कौन समिति है भाई? ईवीएम के बारे में बात करता है, बता दीजिए तो ये बात होती है कि दिनेश गोस्वामी समिति ने इसकी सिफारिश की थी। ठीक है, 71 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा मात्र भाषा में दी जानी चाहिए? ठीक है, तो ये बात कही गई थी 350 डी में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ख, मूल अधिकार असीमित है, यह वाद योग्य है। ठीक है, मूल अधिकार न्यायोचित हैं और उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की जाती है। मूल अधिकार अस्थायी और इनमें कमी और कटौती संभव करना गलत, सही नहीं है। देखिए, मूल अधिकार असीमित नहीं है, सीमित है, पहली बात तो ये। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। मूल अधिकार न्यायोचित है और उच्चतम न्यायालय से गारंटी देता है, ये बिल्कुल बात सही है। मूल अधिकार अस्थायी है, इसमें कटौती, कमी या कटौती संभव नहीं की जा सकती है भैया। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित कथनों पे सही सुमेलित कीजिए। राज्यसभा के अंतर्गत समिति, ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है? 73 नंबर का ऑप्शन का। राज्यसभा के अंतर्गत जो समितियां हैं, रक्षा समिति नहीं,
ठीक है। लोकसभा के अंतर्गत समिति गृह मामले नहीं। प्रथम प्राक्कलन समिति 1952 नहीं। अरे भैया ये तो 50 में कही गई थी, 1950 में। ठीक है, ये इधर का कर दिया गया, इधर कर दिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, राज्यपाल द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेश के संबंध में असत्य कथन है। राज्यपाल अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। अरे भैया ये तो राष्ट्रपति कहता है ना 123 के अंतर्गत, जब राज्यपाल करेगा तो 213 के अंतर्गत करेगा। पहला ही स्टेटमेंट गलत है। अब आगे पढ़ेंगे क्या, राज्यपाल की यह शक्ति राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय पर करता है। कुछ विषय के संबंधित अध्यादेश हेतु राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेना आवश्यक है। बिल्कुल, राज्यपाल अध्यादेश को 42 दिन के पश्चात ही वापस ले सकता है। बताइए जरा, तो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं कही गई है। ठीक है, ये भी गलत है, यानी पहला ऑप्शन गलत है और चौथा ऑप्शन गलत है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? ठीक है, ये ए। नेक्स्ट, विधानसभा के सदस्यों की निहत्ता के से जुड़े प्रश्नों को अंतिम विनिश्चित किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल, राज्य के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो ये राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तब तक ये 75 क्वेश्चन, ये हाफ यानी पार्ट 1 है इसका। पार्ट 2 कल इसका वीडियो मिलेगा, पार्ट 2 आपको इसी चैनल पे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।